नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और ज़िंदगी विद ऋचा की इस बहुत ख़ास बातचीत में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही सीरियस सोशल इश्यू पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और बहुत बड़ा सवाल इस इश्यू से जुड़ा हुआ ये है कि अभी हाल में मेरे ख़्याल से 15-20 दिन या महीने भर से आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मुद्दे पर बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मुद्दा है ड्रग एडिक्शन का। लेकिन सवाल ये है कि ड्रग एडिक्शन के बारे में क्या हमें अभी पता चला है या हमारी पुलिस को या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि जब जब बॉलीवुड में नशे की बात हो रही है तब हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा कितना पुराना है, कितना गंभीर है, कितना हम और आप, हर कोई, हर घर का बच्चा किस खतरे के साथ हम लोग जी रहे हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारा टीनेज बच्चा ड्रग्स का शिकार हो चुका है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इतना बड़ा इशू है, मुझे लगा कि बॉलीवुड से ऊपर हटकर सोशल एंगल से, हमारे आपके घरों से जो ताल्लुक रखता है, उस पर इस पे चर्चा की जाए आज। और इसीलिए आज मैं 2 घंटे इस चर्चा को दे रही हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पहली बार शायद हो रहा है कि हम 2 घंटे तक लगातार एक इशू पर चर्चा करने वाले हैं। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। अभी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम बात करेंगे प्रॉब्लम की, कि दरअसल प्रॉब्लम है कहाँ, क्या है प्रॉब्लम, और इसको उससे अच्छा कौन बता सकता है जिसने खुद उस प्रॉब्लम को झेला हो और उससे निकल के आया हो। तो हमारे साथ जुड़ेंगे 2 एडिक्ट्स, 2 रिकवरिंग एडिक्ट्स। यश बादल, मैं एक एक करके आपको उनसे परिचय करा दूं। यश ने बहुत साल अल्कोहल, ड्रग, सारा एडिक्शन झेला है और उससे निकल कर आए हैं। और बिल्कुल मिलती जुलती कहानी पनकी की है, सिर्फ फर्क यह है कि पनकी हिमाचल में रहते हैं और पनकी ने भी बहुत साल, पनकी मेरे ख्याल से 20 साल, 17 साल में, 17 साल ड्रग एडिक्शन को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से उसमें गिर चुके हैं और उस जंजाल से बाहर आए हैं। तो ये दोनों रिकवरिंग एडिक्ट्स हमें बताएंगे कि कई बार हम जो कहते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स को, ये दोनों यंग थे, बहुत जवान थे जब इन लोगों ने ये नशे की आदत इनको पकड़ी, कितनी आसानी से हमारे बच्चों तक नशा पहुंच रहा है। साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगी मेरी सहयोगी रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूब चैनल है इनका फिल्मी विंडो के नाम से, हिना कुमावत। अब चूंकि इतनी बॉलीवुड की बात हो रही है तो ये सवाल तो उठता है, हिना 15 साल हो गए इनको रिपोर्टिंग करते हुए, कि बॉलीवुड की सच्चाई भी क्या आज हमारे सामने आ रही है, क्या हमें हमेशा से पता नहीं था। और सबसे जरूरी मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनकी पहचान छुपा रहे हैं, हम उनका चेहरा छुपा रहे हैं, वैसे भी उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन रेफरेंस के लिए कोई नाम इस्तेमाल करना है तो आज हम उन्हें अजय कहकर पुकार रहे हैं। अजय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अजय खुद एक ड्रग पेडलर रहे हैं। पेडलर यानी इन्होंने ड्रग्स लोगों तक सप्लाई किए हैं और ये इनको आज क्या मैं सबसे जरूरी अपना मेहमान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमें सबसे अंदर तक की वो सच्चाई बता सकते हैं, वो गंदगी बता सकते हैं, कितने लोग सिस्टम में, कितना जो करप्शन है हमारा, जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, कि सबको पता होता है। हम कहते हैं पंजाब में, पंजाब के ऊपर फिल्म बन गई उड़ता पंजाब, बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में हम कहते हैं कि पब्लिक स्कूल के बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, फिर इसको कोई रोक क्यों नहीं पा रहा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो कि एनसीबी का डेटा है 2017 का, जिसके में ये लिखा है कि पिछले 3 वर्षों में भारत में ड्रग्स का बाजार 455% बढ़ा है। अब आप सोचिए 455%, ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है। तो कौन है, कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को इन ड्रग्स के इस जाल में धकेल रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स। तो बहुत जरूरी सारे मेहमान हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं यश और पनकी से ही बात करना चाहूंगी। पनकी जी मैम, आपको सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आज हम सिर्फ समस्या की बात कर रहे हैं, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग पनकी की पूरी लाइफ की स्टोरी सुनना चाहते हैं वो हमारा जिंदगी विद ऋचा का एपिसोड हमने इनके साथ किया था, वो जरूर देखें, उसमें उनकी पूरी कहानी है। लेकिन आज पनकी सबसे बड़ी चीज, आपकी पूरी जो लाइफ स्टोरी थी उसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स हैं कि आप तक आसानी से वो ड्रग्स नशा मुहैया हो गया और आप वो छोड़ने में 17 साल लग गए, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ड्रग्स मैम, आज की डेट में अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ समस्या की बात कर रहे हैं, तो ड्रग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। और मेरी लाइफ में तो ये नशा बहुत आसानी से आ गया था क्योंकि हम एक ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ पे सारी दुनिया ट्रेवल ही ड्रग्स के लिए करती है। और हिमाचल को, इस देवभूमि को बहुत से लोगों ने बदनाम कर दिया इस नशे के चक्कर में। और एक लाइट ड्रग जिसको चरस बोलते हैं या फिर गांजा बोलते हैं, जिससे सबकी शुरुआत होती है, जो हिमाचल में बड़ा इजीली अवेलेबल है और हर जगह ग्रो होता है जी।
गांव-गांव, गली-गली और चप्पे-चप्पे में ये नशा ग्रो होता है। और 1984 तक तो ये लीगल था, लेकिन उसके बाद इसको इलीगल करार दिया गया। और इसको शिवजी का नाम दे करके, बूटी का नाम दे करके एक बड़ा इजी इसको नॉट एज अ ड्रग आइडेंटिफाई ना करते हुए लोगों ने इसको शिवजी की बूटी और प्रसाद बोल जी करके जी इस जी। चीज को बड़ा लोगों तक जस्टिफाई कर दिया दैट दिस इज नॉट अ ड्रग। और आज की हम्म। जब आप बात करते हो किसी से भी, तो लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि चरस जो है, जो जॉइंट जो है, एक नशा है। एंड दिस इज द एंट्री, एक जिसको बोलते हैं एंट्री स्टेज है सिगरेट के बाद। मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट्स चरस के ऊपर जाते हैं, विच इज इजिली अवेलेबल। बहुत आसानी से ये अवेलेबल है हिमाचल में, और 5 रुपए में मिलता था उस टाइम, तो जब हमने शुरुआत की थी तो 5 रुपए वॉज नथिंग। और ओपनली बाजार में मिलता था 2-3 शॉप्स में, क्योंकि हम बड़ी ओ, छोटी जगह रहते अभी थे। भी मिलता है? अभी भी मिलता है? अभी भी मिलता है मैम, अभी भी मिलता है जी, क्योंकि और इतनी क्या, छोटी। अगर अगर कोई बच्चा जाता है खरीदने तो उसको क्या कहना पड़ता है? मतलब अगर कोई मिलता, किसी को रोका जाता है कि बच्चे को नहीं देना है कुछ? इसके सारे कोड वर्ड्स हैं मैम, जो टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। आज की डेट की बात हम्म करें तो मीडिया, सोशल मीडिया और ये मोबाइल इतना पावरफुल टूल आ गया कि अब आपको फिजिकली जाने की और दुकान में खड़े होने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको मैसेज करो, जाओ, आप हम्म। टॉफ़ी या चॉकलेट के बहाने जाओ, और वो उसके साथ ही वो दे देता है। तो आज की डेट ओ। में डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो पहले, अगर आप 5 साल पहले जाओ कि कैसे नशा मिलता था, और आज की डेट को आप हम्म कंपेयर करो, तो नशा हम्म बड़ा मीडिया स्मार्ट हो गया है। तो मोबाइल एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पेडलर्स और बायर्स में, यूजर्स में। माय गॉड। यश, आप अगर अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें तो आपने भी ओवर द इयर्स ऐसा देखा है, आपको लगा है कि भाई शुरुआत सबकी बियर से ही होती है, लेकिन उसके बाद चीजें कितनी आसानी से मिलने लगी हैं, और कहाँ कहाँ सिस्टम में वो फॉल्ट है कि आपको लगता है कि अगर मुझे उस वक्त रोक दिया होता कहीं पर, चाहे दुकान वाले ने, चाहे जब ड्रग्स लेने लगे आप तो केमिस्ट शॉप पे, कहीं पर रोका गया होता तो शायद आप समझ सकते थे। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम सबको पता है कि अल्कोहल, मैं मेरा प्राइमरी सब्सटेंस अब्यूज जो जिसको मैंने किया वो अल्कोहल था। उसके बाद मेरे सेकेंडरी जो सब्सटेंसेस में आए वो मेडिसिन आई, गांजा भी आया। तो अब अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल इज सोशली एक्सेप्टेड। मतलब शराब के ठेके खुले हुए हैं, लोग पीते हैं, उसमें कोई मुझे छुप के खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं एक छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं 16-17 साल की उम्र में मैं एक ठेके पे जा रहा हूँ, बियर खरीदने ही जा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है ना कि मैं जब मतलब बियर खरीदने पहली बार गया तो मैं साइकिल से गया था। अपनी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकिल दिलाई हुई थी, और एक थैला था मेरे पास लटकाने के लिए, बियर रखने के लिए। तो जब मैं उस शॉप ओनर के पास गया तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये स्कूल गोइंग बच्चा है, मतलब हाँ, कॉलेज क्यों गोइंग तो ले रहे नहीं हैं? बोलता, तो छोटा क्लास 10th का बच्चा साइकिल से आया है, और ये बियर खरीदने आया है। मुझे किसी ने रोका नहीं, मुझे किसी ने टोका नहीं। मैंने उसको पैसे दिए जितने मांगे, और उसने मुझे बियर दे दी। तो वहां से जब मेरी शुरुआत हुई, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी वो पहली बियर, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जा रहा था जिन्होंने मुझे कुछ हेल्प की थी पढ़ाई के लिए। एंड दे आस्क्ड मी ए फेवर कि भाई हमने तुम्हारी इस चीज में हेल्प की है, तुम हमारे लिए बियर खरीद के लाना। तो मुझे अगर उस वक्त रोक दिया होता, उसी बिल्कुल बिल्कुल। शॉप ओनर ने मुझे मना कर दिया होता कि आपकी उम्र क्या है, आप तो छोटे लग रहे हैं, हम आपको नहीं दे सकते। क्लास 10, 16 years old, maybe 15 and a half, और उसने मुझे वो बियर की बोतल दे दी। मैं लेके चला गया, जिसके मुझे 2 घूंट पीने पड़े पहली बार, क्योंकि दोस्तों ने मेरे से बोला कि आप हमारे लिए लेके आए हो, कल को आप ये ना कह दो कि ये 4 दोस्त यहाँ पे खड़े होकर पी रहे थे, तो आपको भी 2 घूंट लेने पड़ेंगे। वो पहला सिप था मेरा। तो मतलब अगर यही जो हम बात कर रहे हैं कि शुरू में जिस चीज को रोका जाना चाहिए, और मैंने सुना है कि विदेशों में इतना स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर 7-8 बच्चे भी कहीं बाहर गए हैं और वो अगर अल्कोहल ऑर्डर करते हैं तो एक एक बच्चे का आईडी कार्ड, एज प्रूफ देखा जाता है कि इसमें से कितने बच्चे अलाउड हैं पीने के लिए, कि ड्रिंकिंग एज क्रॉस कर चुके हैं। और हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को, शायद समाज का इतना नॉर्मल हिस्सा बना दिया गया है ना। अब बात बॉलीवुड की करते हैं।
इस समय ऐसा लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी अगर हम देखें, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी सबको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बॉलीवुड में नशे का कारोबार कितना गहरा अंदर तक डूबा हुआ है। कितना अंदर तक डूबा है वो अभी हम थोड़ी देर में अजय से और जानेंगे। लेकिन आप 15 साल से तो आप ही मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग कर रही हैं हिना, आप कैसे देख रही हैं इस समय जो सब बातें हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि मानो, जैसा कि आपने कहा रिचा, कि आज ही ये सारी बातें आई हो कि बॉलीवुड में, कि आज ही जैसे ड्रग्स कोई नई चीज है जो पहली बार बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुई हो। ऐसा नहीं है। 1982 में अगर मैं बताऊं तो संजय दत्त 5 महीने के लिए, फरदीन खान 2001 में, तो ये कोई नई बात नहीं है। और आप देखेंगे कि कैसे जो है इस पूरे केस में पूरा बॉलीवुड जो है ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि पता नहीं ड्रग ऐसा नाम हो गया कि सबको साफ सूंघ गया कि अरे ये क्या बोल दिया। ये तो बहुत कॉमन चीज है और ये सभी को पता है। ये ऐसा सच है जो बॉलीवुड में बहुत पहले से है, इस पे चर्चा कोई नहीं करता। और लेकिन कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है कि ऐसी पार्टीज नहीं होती है। आप कैसे कहेंगे कि ऐसी पार्टीज नहीं होती? इंडस्ट्री के कितने लोग आगे आए हैं जिन्होंने कहा है। कंगना ने बोला, अध्ययन सुमन ने बोला, बहुत सारे लोगों ने। आज तो खुद अनुराग कश्यप ने बोला कि रवि किशन वीड लेते थे। ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये कहना कि बॉलीवुड में ड्रग नहीं था, बिल्कुल ही मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये एक दबा हुआ सच है जो सबको पता है कि है, बस दबा हुआ था। अब ओपनली इस पे बात क्यों हो रही है? क्यों नहीं हो? कितने सारे लोग, अगर आप देखो रिचा, जैसा कि अभी पंकी ने बात की, यश ने बात की, वो कह रहे हैं कि टॉफी और चॉकलेट की तरह मिलता है। यश कह रहे थे कि 16 साल के थे। आप बिलीव नहीं करेंगी, जब एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की, इन सबका पता है क्या था? जो बांद्रा में एक फुटबॉल क्लब है जहां पर सारे यंगस्टर्स आते हैं, वहां जाके खड़े होते थे ड्रग्स बेचने के लिए। तो टारगेट क्या है? यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स। तो फिर तो ये सिर्फ बॉलीवुड की भी मैं बात नहीं करूंगी, बॉलीवुड में है ये बात जो है, बॉलीवुड वालों ने खुद ही आगे आके कह दी है कि है। योयो हनी सिंह 18 महीने तक बॉलीवुड से दूर थे, उन्होंने आके बताया कि वो क्यों दूर थे, वो इन सारी आदतों में चले गए थे। तो ये कहना कि नहीं है, ऐसा नहीं है पर ये भी कहना कि पूरे बॉलीवुड में है, वो भी बात गलत है। तो ये जो है कि नहीं है, ये बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खुद बॉलीवुड के लोग हैं वो इस बात को एग्री कर चुके हैं, कई लोग कर चुके हैं कि होता है, ओपनली होता है। तो यही तो बात है ना हिना, ओपनली होता है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अभी तक, अब चूंकि अब इतना बवाल उसके ऊपर हो रहा है इसलिए लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बात भी नहीं कर रहे थे ना कि वो नॉर्मल था। कोई सुपरस्टार हो, कोई भी हो, वो कोकेन या जो भी ड्रग्स हैं वो ले रहे हैं तो वो ठीक है, इट्स ओके। वही बात है ना कि सब एक दूसरे के साथ हैं। अब जैसे ही रवि किशन ने आवाज उठाई तो बहुत सारे लोग आ गए जया जी के सपोर्ट में कि बॉलीवुड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। बॉलीवुड को टारगेट नहीं किया जा रहा। बॉलीवुड जो है यूथ आइकॉन है। अगर आज आपका यूथ आइकॉन ही ऐसा है तो आपका यूथ कैसा होगा? आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा इंडिया में 2 चीज फॉलो होती है, क्रिकेट और बॉलीवुड। क्रिकेट में डोप टेस्ट है तो बॉलीवुड में क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। यही तो है कि आज का यूथ, यंगस्टर्स लुक अप टू द फिल्म स्टार्स। ये बात अभी उठी भी थी कि कोई अवार्ड देने से पहले आप उनको पद्मश्री और सब सम्मान देते हैं, आप चेक करिए कि वो ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। यस, लेकिन इस तरह की आवाजों पर बॉलीवुड को आपत्ति भी तो हो रही है। बॉलीवुड को ये टारगेट करना नहीं कहूंगी मैं, बॉलीवुड की सफाई करना कहूंगी। सफाई होना बहुत जरूरी, समाज की सफाई होनी चाहिए ये। और ये जो है बॉलीवुड से शुरुआत इसलिए कही जा रही है। लेकिन अगर आप ये बात देखें, अगर मैं एनसीबी का भी अभी हाल का बताऊं रिचा, तो कितने लोग सामने आए हैं। ये इस केस में कितने लोगों को पकड़ा है एनसीबी ने? अभी तक कोई भी बड़ा आदमी, अभी तक किसी को भी रेड नहीं मारी गई है। कोई भी बड़ा आदमी जो है इसमें नाम सामने अभी तक नहीं आया है। सिर्फ सुशांत केस में जो सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, उसमें जो नाम आए रिया और शौविक, वही लोग जो हैं। और उसके बाद जो है किसी पे भी अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है, नहीं हुआ है। बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे कि अगर एनसीबी और ये मैटर उठाए तो फिर ये गहराई से पूरी जांच होनी चाहिए। अजय को अब चैट में इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी, सबसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास अजय, मैं एक बार जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको फिर बता दूं कि अजय हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका परिचय ये है, ये अपनी आज पहचान छुपाकर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक समय पर ये ड्रग पेडलिंग खुद कर चुके हैं। अजय, मैं जानना चाहूंगी, अब आप हम लोगों को बताएं, एक तो किस इलाके में, किस शहर में आपने ड्रग पेडलिंग की है, कितने साल की है, थोड़ा पहले अपना परिचय बताएं सबको। अरे मैं खुद ड्रग्स लेता व्हेन आई वाज 16, तब से मैं स्टार्ट हो गया था ड्रग्स लेना। जब मैं 16 साल का था तब मैंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिए। मैंने ड्रग पेडलिंग करी है हरियाणा के कुछ एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में किसी पर्टिकुलर।
डिस्ट्रिक्ट के भी हेडक्वार्टर में, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, तो जो भी है। जी जी बाकी ज्यादा जी ड्रग्स पंजाब एरिया में है। पहले क्या होता था, पहले स्मैक होती थी वो सबसे ज्यादा, ठीक उसकी है सारी स्मगलिंग होती थी यूपी से, बाराबंकी से। ठीक है यूपी से सारा ड्रग्स आता था पहले, ट्रेन के थ्रू आता था, पकड़े भी जाते थे कई बार, ऐसी बात नहीं है, लखनऊ वगैरह में बहुत लोग पकड़े भी जाते थे। एंड बाकी उसके बाद कुछ पंजाबी इंडस्ट्री लगा लो, उससे ट्रेंड थोड़ा बदल गया, उससे हेरोइन आ गया सबसे ज्यादा, चिट्टा जिसको आप कहते हैं। आप आजकल पंजाबी सॉन्ग सुनते हो, उसमें सबसे ज्यादा चिट्टे का नाम यूज होता है। जी 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 यूथ उससे बहुत अट्रैक्ट होता है ना। कुछ उनके लिरिक्स ऐसे होते हैं कि वो चिट्टे से रिलेटेड होते हैं, और हर कोई हाई लेता है उसकी। वो सॉन्ग जब सुनते हैं तो हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि चिट्टा क्या होता है। आज से आई थिंक 7-8 साल पहले किसी को चिट्टा पता ही नहीं था, जी लेकिन ये पता लगा है सिर्फ एक पंजाबी इंडस्ट्री के द्वारा। जैसे अभी बॉलीवुड की हमारी बात हो रही थी, बॉलीवुड के माध्यम से सबसे ज्यादा हमें पता लगता है ड्रग्स के बारे में। नहीं तो हम जो छोटे शहरों में क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन में तो चलो फिर भी लोग अवेयर रहते हैं इस चीज को, छोटे शहरों में नहीं पता होता इतना ड्रग्स के बारे में। नए नए ड्रग्स का नाम लोग मूवीज में ही नहीं सुनते हैं और उनको क्यूरियोसिटी होती है उससे, ऑब्वियसली होती है। पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आप देखते हैं चिट्टे का हर जगह पर नाम आता रहता है, और हेरोइन को चिट्टा कहते हैं। चिट्टा पंजाब में वर्ड यूज होता है हेरोइन के लिए। जी वो उससे जितना भी यूथ है वो अट्रैक्ट होता है, हम भी ऐसे ही हुए थे। एंड आगे की जनरेशन हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, हम तो चलो 16 के थे, अभी पंजाब का ऐसा माहौल है कि वहाँ 12-12 साल के बच्चे इंजेक्ट कर रहे होते हैं। माय गॉड, पंजाब में तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल है वाकई। तो अजय, कितने साल, मतलब आपने ड्रग एडिक्शन में रहते हुए आप खुद नशा करते करते आप पेडलिंग करते थे, ये कैसे हुआ? बिल्कुल मैम, देखिए क्या होता है मैम, पेडलर्स दो टाइप के होते हैं। एक पेडलर्स होते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, जो फॉर द सेक ऑफ मनी अपने लिए नशा बेचते हैं। एक पेडलर होते हैं हम जैसे, जो अपना सिर्फ नशा चलाने के लिए नशा बेचते हैं, अपने ही अच्छा। फ्रेंड सर्कल में नशे को बेच देते हैं ताकि उनका सर्कल चलता रहे, उनका बिजनेस एड मार रहे, उनको प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती। लाइक जितनी क्वांटिटी लेके आते हैं उसमें से आधी खुद कंज्यूम कर लेते हैं, आधी दे देते हैं, बेच देते हैं, ताकि उनके पास उतना एक्सपेंसेस उनके निकल जाए कि वो खुद यूज कर सकें। तो आपने मैम आपने एडिक्शन पहले छोड़ा या पेडलिंग पहले छोड़ी, या दोनों एक साथ छूटे आपके? मैडम दोनों एक साथ छूटते हैं, अलग अलग से कभी छूट नहीं सकते। क्योंकि देखिए अगर आप पेडलर हो, एक एडिक्ट एक पेडलर को छोड़ देता है, एक पेडलर एक एडिक्ट को नहीं छोड़ता। अगर आप नहीं पेडलर छोड़ते। हैं, आप पेडलिंग करते हैं, तो एडिक्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इनकेस आप अपनी एडिक्शन को छोड़ भी चुके हैं, तो आपकी इमेज एक ऐसी हो जाती है कि हर कोई आपसे बार बार वही सवाल करेगा, वही चीजें रिपीट करेगा। सही बात है। इससे आपको मेंटल ऑब्सेशन बार बार बनता रहेगा, एंड आपके लिए उन चीजों को भूलना, अपनी इमेज को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, तो दोनों के जाल से एक साथ ही निकलना होता है। रहते हैं मैम। जी मैम, मेरे साथ के काफी पैडलर्स ऐसे भी हैं, मतलब छोटे लेवल पे, हम कोई बहुत बड़े लेवल पे पैडलिंग नहीं करते। कि अभी हमें इतना टाइम हो गया रिकवर हुए, हमें आज भी कहीं जाते हैं तो मे भी आज हमारे सामने नहीं कहते तो हमारे पीछे से कह देते हैं ये पैडलर्स थे। वो इमेज चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत समय, स्पेशली वो जो नेटवर्क में जिसमें आपको जाना जाता है। मतलब आप किसी ऐसे के सामने आएंगे जिसने ड्रग्स कभी नहीं ली तो वो आपको नहीं जानेगा, लेकिन जिस नेटवर्क में लोग लेते हैं उसमें आपको पहचानेंगे। अजय, अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, कितनी इजीली, चूंकि आपने वो काम किया है, कितनी आसानी से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों तक ये पेडलर्स पहुंच जाते हैं ड्रग्स लेकर, और उनको कैसे इसका शिकार बना देते हैं? क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम और आप अपने बच्चों को बचा सकें। मैडम क्या होता है, वो उनको अपने आप ही क्यूरियोसिटी होती है ना, बॉलीवुड से इंस्पायर होकर इंडस्ट्री से। और इजीली तो ऑब्वियसली देखिए पंजाब एरिया में तो इजीली मिल ही जाता है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है मैम, जिसमें नशा करना होता है, जो एडिक्शन में होता है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ देता है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि किसी दुकान पर ही मिल जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं से पता करके पहुंच ही जाते हैं। लाइक देखिए क्या होता है कि जिसने शराब पीनी हो ठेका ढूंढ ही देता है, सिमिलरली जिसने इस टाइप का नशा करना होता है वो ढूंढ लेता है। बट ऐसा नहीं है ना अजय, बट कोई पेडलर्स भी तो अपने शिकार तो ढूंढते ही है ना भाई। कोई इनोसेंट बच्चा भी तो कभी होगा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्रग्स में। मैडम इतनी डिमांड कोरोना के वैक्सीन की नहीं है जितनी ड्रग्स की है। माय गॉड, स्पेशली लॉकडाउन में इतनी डिमांड कोरोना के वैक्सीन या कोरोना की दवाई की नहीं है जितनी ड्रग्स की हो चुकी है। उससे ज्यादा डिमांड है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी डिमांड होगी और किस हिसाब से सप्लाई होता है, ढूंढ लेते हैं अपने आप।
कैसे ये पूरा नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है अजय जी? मैं रियली आज चाहूंगी कि आप इसलिए बताएं ताकि बहुत सारे लोग हमारे अपने बच्चों को बचा सके कम से कम। हरियाणा पंजाब की तो बात आप बता ही सकते हैं ना, दिल्ली की। कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जो वैसे ही बदनाम होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले सकता, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बदनाम होते हैं। अब जिसमें ड्रग लेना है, इन केस आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई अमृतसर का है, वो जलंधर आ गया, तो वो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी पहचान होती है एक एडिक्ट को कि सामने वाला कौन एडिक्ट जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। एक दूसरे इंसान को, एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को बहुत जल्दी पहचान जाता है। आप किसी बार्बर शॉप पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, तो वो अपने रिलेशन डेवलप करके उससे किसी न किसी तरीके से कॉम्प्लिकेट करके उससे मना कर लेता है, और वो ऑब्वियसली बता ही देता है। हर शहर में जाकर मैं आई थिंक आज के दिन ऐसा ही होगा। अब मैं यश और पंकी को वापस कॉन्वर्सेशन में लाना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों हमें ये बता सकते हैं कि यंग एज में जब आपने ये ड्रग्स वगैरह ये लेना शुरू किया, तो जैसा पंकी आप तो कह रहे हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल है हिमाचल वगैरह में, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये डर लगा हो कि कोई पकड़ लेगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, या ये दुकान वाला मेरी शिकायत ना कर दे? ऐसा कभी कोई फियर आपके मन में था ही नहीं? यश, पहले आप बताएं। नहीं, एक्चुअली मेरे मन में इस तरह का कोई भी शुरू में कभी आया ही नहीं। देखिए, पहली बार जब मैंने बियर खरीद ली तो मेरे मन से वो डर निकल गया कि मुझे कोई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। धीरे धीरे मैं इतना खुलता चला गया कि मैं एक बार में जाके बैठ रहा हूँ और वहां ड्रिंक कर रहा हूँ। मुझे ये डर ही नहीं लग रहा कि यार छोटी सी सिटी है, कोई मेरे फादर को जानने वाला मिल गया, कल को उसने मेरे पिताजी से शिकायत कर दी तो क्या होगा? तो क्या मैं होगा? इतना, हाँ, एक बार इनफैक्ट यही हुआ, मेरे घर के पीछे ही एक बार हुआ करता था। मैं वहां गया और स्पेशली मुझे ये चीज याद है क्योंकि मुझे बारमैन ने ही वहां के बोला कि आप एक काम करो, आप पीछे जाके गार्डन में बैठ जाओ, वहां कोई नहीं आता, ना हम किसी को जाने देते हैं। क्योंकि मेरे थोड़े से रिलेशन उससे बन गए थे, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी, मैं देखने में थोड़ा अच्छा था या उसको लगता था अच्छे घर का है, इंग्लिश में बात करता। बोला यू गो एंड सिट एट द बैक, आराम से पीछे बैठो आप, वहां कोई आता नहीं है। मेरा और धीरे धीरे हिच खुलती चली गई, डर हटता चला गया कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी हेल्प हुई इस चीज में कि आप जाके अलग बैठ जाओ, एकांत में बैठ के पी लो। कभी अगर मैं शॉप से भी खरीद रहा हूँ, शॉप वाला ही कह देता था कि दुकान के पीछे चले जाओ, आराम से ये लो, ग्लास ले जाओ, अपना खरीद लो, सोडा ले लो, पी लो, वहां पे कोई नहीं आएगा, आप देख रहे हैं। मेरा डर दूर होता चला गया धीरे धीरे। माय गॉड। पंकी, जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो मुझे याद है आपने एक बात बताई थी कि दिल्ली में जब आप ड्रग्स ले रहे थे तो निजामुद्दीन बस्ती में आप लोग सब नशा कर रहे होते थे और बगल में पुलिस चौकी होती थी। मैं चाहूंगी कि वाली बात आज भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को आप बताएं कि उस समय भी आपके मन में डर नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी आपको? मैम, तो जैसे मैं बोल रहा था ना, डर अलग अलग स्टेज में मेरी लाइफ में आया जी, और आकर के वो निकलता गया। जब मैं छोटे में, जब खुद एक छोटे शहर में हम नशा लेते थे तो बड़ा डर होता था कि जैसे अभी यश जी बता रहे थे कि कोई यार जाकर के, क्योंकि इतनी छोटी कम्युनिटी थी, सबको मालूम होता था कौन किसके कहाँ से है। तो उस टाइम तो बड़ा छुप करके पूरा प्लानिंग करके जाते थे, और उस टाइम शौक था ना यूजिंग का, कोई ज़रूरत नहीं करना था जब नशा हमारा, और नशे भी लाइट नशे थे, तो वो हमारा शौक था तब तक, जब तक शुरू में मज़ा आ रहा था तो लेते थे, किसी दोस्त को भेज के ले लिया या अपने आप जा कर के ले लिया जब थोड़ा थोड़ा बोल्ड हुए, और फिर जब खुलने लगे एक एक करके, तो वो सारी शर्म, वो सारा डर वो ख़त्म होता चले गया। और फिर तो एक स्टेज ऐसी आ गई जब हम ओपनली जाते थे दुकान पे और अपना नशा करते थे। लेकिन जहाँ तक मेरा दिल्ली पहुँचने का सवाल था, तो वहाँ पे तो वैसे तो कोई भी नहीं जानता था हमको, लेकिन तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और वहाँ पे खुलेआम ये नशा बिकता था। और जहाँ पे भी ये जाते थे हम नशा लेने, निजामुद्दीन साइड को, और वहाँ पे पुलिस वाले वहीं पे खड़े होते थे, जिनका फिक्स होता था, जो बेचते थे उनका ये फिक्स होता था कि उनको इतना पैसा जाना है। My God. और वो लोग नहीं करते थे, और वो आपस में वो जो ड्रग्स बेचते थे या जो उधर बैठते थे, वो भी उनके साथ कर लेते थे कि ये बंदा बाहर से आए, जैसे मैं कुछ से जाता था। तो बाद में मेरे कुछ दोस्त
करके उधर जो हेल्प करते थे, अदरवाइज वो ये भी कोशिश करते थे कि मैं लेकर के आऊँ और फिर वहाँ पे पकड़े और फिर मेरे को डरा धमका करके वो पैसे भी ले लें और वो माल भी मतलब पुलिस का पूरा संरक्षण है, आप पैसे दीजिए और ड्रग्स बेचना है बेचिए, लेना है लीजिए। अजय यहाँ पर हमें जरूर, अजय मैं इनफैक्ट परसों नरसों एक दिल्ली के पुलिस अधिकारी से बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि सबको पता है कि निजामुद्दीन एरिया का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर कौन है। कुछ साल पहले जो वो बता रहे थे कि कई साल पहले वो कितने करोड़ों का मालिक है, या तो कुछ दिन के लिए अरेस्ट हुआ फिर छूट जाते हैं लोग। पूरी तरह से पुलिस या गवर्नमेंट या सिस्टम का संरक्षण होता है अजय इन पेडलर्स को। आपने सुना पनकी कह रहे हैं कि पनकी जहां पर निजामुद्दीन है दिल्ली में इलाका, वहां ड्रग्स ले रहे हैं, बगल में चौकी है, पुलिस वाले को पैसा दे दिया, आप ड्रग्स बेचिए भी, खरीदिए भी, नशा करिए भी। निजामुद्दीन के अलावा जामा मस्जिद में भी ऐसे ही मिलता है, वहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती अपने मिलकर पूछने की। जामा मस्जिद के सामने उर्दू पार्क है, वहाँ पर काफी सारे एडिक्ट्स वैसे ही बैठे होते हैं। मेरे हिसाब से शायद वहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं कि पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, सुना है ना, देखा नहीं, सुना बात को मैं बिल्कुल श्योरली नहीं कह सकता, सुना है मैंने ऐसा। कुछ ऐसे स्पॉट्स आप लोग, ये मैं आप सबसे पूछ रही हूँ यार, पनकी अजय, क्या आज आप हम लोगों को बता सकते हैं जिस भी एरिया के बारे में आप जानते हैं कि ये ऐसे एरियाज हैं जहां बहुत खुलेआम मिल रहा है और जहां जरूरत है कि पुलिस या एनसीबी वहां पर भी रेड मारे? अजय मैं आप पहले आपसे ही पूछती हूँ। मैम दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद के सामने उर्दू पार्क है एंड शास्त्री पार्क गली में एंड सीलमपुर। जामा मस्जिद और शास्त्री पार्क। यश आप बताना चाहेंगे जहाँ का आपको पता है कि हाँ यहाँ ड्रग्स इजीली अवेलेबल है और बच्चे शिकार हो रहे हैं उसका? एक तो हनुमान रोड जो है दिल्ली में, वहाँ कई सारे ड्रग एडिक्ट्स भी देखे हैं मैंने, प्लस दिल्ली मतलब आप ऐसा सब हनुमान मंदिर रोड कनॉट प्लेस के पास, और कई सारी ऐसी जगह। अगर देखिए मैं राय अगर उसकी बात करूं, जो मेडिसिन मैं अब्यूज करता था वो भी ड्रग्स में ही काउंट होती हैं जी। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा ऐसे केमिस्ट शॉप नोएडा में हैं या दिल्ली में हैं जहां से अगर आप चाहो तो आपको आपका नशा जो आप मेडिसिन अब्यूज कर रहे हो वो मिल जाएगी आराम से, क्योंकि मुझे मिल जाती थी। अच्छा, उससे बिना प्रिस्क्रिप्शन? देखिए वही ये चीज है, दवाइयां होती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि भाई ये ड्रग्स भी हैं, अगर ले लो तो नशा हो जाएगा, लेकिन मेडिसिनल है तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ खरीद सकते हैं। अगर देखिए ऐसा है कि अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट इतना बड़ा मैनिपुलेटर होता है। अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूं कि भाई देखिए, एक अगर पर्चा ही चाहिए आपको, एक प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए ना, वो सच्चा हो या फॉल्स हो, झूठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन जब मेरे पास होता था, मैं उसको लेके मेरा पूरे दिन का काम ये होता था कि मुझे 15 से 20 केमिस्ट पे जाना है, पैसे मेरे पास हैं, मुझे एक पत्ता लिखा है किसी डॉक्टर ने, वो भी मैं गया उनके पास, उनको बोला साइकेट्रिस्ट के पास कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम है, बेचैनी है। इतना ये नेटवर्क जो है, देखिए आप समझिएगा मेरी बात को, कि मैं गया, मैंने कई बार तो मैंने फोर्सफुली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराई कि भैया मुझे ये दवाई दे दो रात के लिए। उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई ठीक है आप ये ले लीजिए 10 mg, एक गोली ले लीजिए रोज, ठीक है। उसने अपना काम कर दिया, डॉक्टर ने 500 रुपए लेके मुझे पर्चा दे दिया। अब वो जो पर्चा मेरे पास है, मैं उसको लेके अगर मैं 15 से 20 दुकानें घूमता हूं और एक शॉप से मैं कहता हूं भैया मुझे 20 दिन की दे दो, आप समझिएगा कि मेरे पास 30 से 40 तो स्ट्रिप्स आ गई जो मेडिसिन मैं खाता हूं, मेरा काम हो गया। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कहीं पर भी? किसी ने कहीं पे भी एक तरह का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पूरे भारत में नहीं है। मैं दिल्ली की क्या बात करूं कि जहां अगर जैसे मैंने एक स्ट्रिप कहीं से खरीदी तो ये रिफ्लेक्ट करे कहीं और भी कि भैया ये ऑलरेडी एक स्ट्रिप ले चुके हैं 10 दिन की। मैं 20 शॉप पे घूम रहा हूँ पूरे दिन, मैंने ले लिए 40 स्ट्रिप्स हो गई, मैंने अब्यूज करना शुरू कर दिया। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया आपने पहले ली कि नहीं ली, आप किसी और केमिस्ट पे गए कि नहीं गए। मैं आराम से खरीद रहा हूँ 10-10, 15-15 केमिस्ट पे जाके वो वही पर्चा, क्योंकि मुझे सेम डे खरीदनी है। कोई पूछ नहीं रहा, किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि भैया ये कहीं और से खरीद चुके हैं, इनको अब नहीं देनी है, और इनको 10 गोली प्रिस्क्राइब है 10 दिन की। जी पनकी, आपने एक तो दिल्ली का निजामुद्दीन एरिया का पूरा बताया,
बाकी हिमाचल में चाहती हूँ अगर आप कुछ जगह बताएं जहां पर बहुत इजीली हो रहा है और पुलिस की शायद नॉलेज में है, कुछ हो नहीं रहा, रेड नहीं हो रही। हिमाचल तो बेसिकली सबको मालूम है, जो भी आते हैं वो पार्वती वैली और ओल्ड मनाली, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग आते हैं। यंगस्टर क्राउड अभी जिसको ड्रग टूरिज्म का भी एक सब्जेक्ट, एक नाम दिया गया हुआ है कि वहाँ पे लोग ट्रेवल ही सिर्फ ड्रग्स के लिए करते हैं और रेप पार्टीज के लिए करते हैं। तो कसोल हो गया, ओल्ड मनाली हो गया, पार्वती वैली, ओल्ड मनाली। पंथी अभी वहाँ पे ये लोग, रेप पार्टीज के बारे में आई एम श्योर पुलिस को पता नहीं होता होगा क्या? ऐसा कैसे संभव है? मैम पुलिस की नॉलेज के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इट इज, मैं वही कह रही हूँ जो अजय जो चीज नहीं मान रहे हैं आज, कैसे संभव है कि मतलब कहीं पत्ता भी हिल जाए तो ऐसा नहीं होता कि पुलिस को ना पता हो। रेप पार्टीज हो रही हैं, धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है। मैम वो ऐसा मेरे को लगता है कि जहाँ पे अगर एक अच्छा ऑफिसर अगर टॉप अगर लीड कर रहा हो टीम को, जैसे कुल्लू में हुआ जब शालिनी ने ज्वाइन किया, शालिनी अग्निहोत्री ने और गौरव सर ने ज्वाइन किया आज की डेट में, तो आज की डेट में ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। लेकिन जब तक हमारा टाइम था उस टाइम तक ये चीज़ें, एक तो मीडिया नहीं होता था और कम्युनिकेशन सोर्सेज नहीं होते थे, तो ये लोग, ये तो डेफिनेटली था कि ये सब होता, जो पुलिस थी उसके अंडर ही होता था मैम, ये जितनी रेप पार्टीज होती थी, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक उनको जाता था। हिना वापस बॉलीवुड की बात करें, उससे बॉलीवुड की नहीं, मुंबई की जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से यंगस्टर्स बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपने ड्रग्स को कितनी क्लोजली, किस तरह के ये पेडलिंग का, इस सब को या एडिक्शन को कितनी क्लोजली देखा है? रेव पार्टी स्पेशली बॉलीवुड में भी बहुत होती हैं। तो रिचा, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगी कि ऐसी किसी पार्टी को मैंने पर्सनली कभी कोई विटनेस नहीं किया है, ना ही मुझे मेरी जिंदगी में मैं किसी ड्रग एडिक्ट से मिली हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समय समय पर ये बताती रहती हैं कि वाकई में जो खतरा है ड्रग का वो बहुत ज्यादा मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में बढ़ता जा रहा है। आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पे ना स्कूल्स के बाहर ना बार बार ना कुछ रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं कि बच्चों को ट्रांसपेरेंट बॉटल ही यूज करनी है जिसमें पता रहे कि अंदर पानी है या क्या है। तो ये जो चीजें होती है ना, जो यंगस्टर्स के साथ स्कूलों में ये बार बार जो रूल्स लगाए जाते हैं, उससे एक बात साफ आती है कि हाँ, कि शायद जो स्कूल के बाहर ये सारा कारोबार चलता है, जो यंगस्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। यश और पंकी जब अभी बात कर रहे थे कि कैसे टॉफी की तरह मिलता है, यश ने बताया, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम है। जब वो लेने गए, किसी ने दुकान में उन्हें मना नहीं किया, पंकी को किसी ने मना नहीं किया। तो वो ना एक सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से डर किसी के मन में बैठा नहीं है। तो ये जो डर नहीं बैठा है ना, वो उसी की वजह से ये सारा जो कारोबार है ना, वो इतना फलता फूलता जा रहा है। एक बार डर बिठाने की जरूरत है रिचा, सभी के मन में। मुझे याद है साल 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यहाँ पे जो सब्जियों के ठेले होते हैं ना, वहां से ड्रग पकड़े गए थे। एक बहुत बड़ा जो है मुहिम हुआ था और ड्रग्स सब्जियों के ठेले पर से भी निकाले गए थे, पकड़े गए थे। तो ऐसी कार्रवाई जो होता है ना, डर बैठाने वाली बात, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। जब एक बार डर बैठेगा ना, तो उसके बाद ये सारी चीजें इतनी ओपनली नहीं होंगी। 16 साल के बच्चे के हाथ में बियर क्यों दे दी, टॉफी और चॉकलेट की दुकान में क्यों ड्रग बिक रहा है? तो डर नहीं है, सिस्टम का डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है ना यहाँ। तो ये तो सारी बातें यही साबित कर रही है कि कोई डर ही नहीं बैठा हुआ, खुलेआम करते जाओ सब कुछ, और उसके बाद एक दिन जाग जाओ कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं पहली बार हम सुन रहे हैं कि अच्छा ड्रग भी होता है। ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं हम लोग? वो डर बैठाए ना, क्यों नहीं बैठा हुआ डर? मुझे ये लगता है। जी अजय, जिस डर की बात कर रही हैं हिना, और अगर मैं कहूँ कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, अब आप हरियाणा की जब बात कर रहे हैं, जिसके पास जितना पैसा है उसको क्या उतनी इजीली ड्रग्स अवेलेबल है? हरियाणा तो मैम फार मच बेटर देन पंजाब है। हरियाणा में इतनी इजीली नहीं मिलता, पंजाब जाना पड़ता है लोगों को ड्रग्स लेने। हरियाणा के काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे पंजाब की बाउंड्री लगती है। हाँ हाँ हाँ, तो लोग चले तो जाते हैं। पंजाब ही जाना पड़ता है मैम, हरियाणा में तो बहुत कम है इसका ट्रेड। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किसी बच्चे में शुरुआती सिम्टम्स क्या दिखने चाहिए कि पेरेंट्स को समझ में आए कि हमारा बच्चा ड्रग के शिकार हो रहा है? शुरुआती सिम्टम्स में हम उसके एटीट्यूड ही कुछ अलग होते हैं, है ना। अकेलापन होता है, लोनलीनेस में चले जाता है, वो अपने घर में किसी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, चिड़चिड़ा सा रहता है, पैसे ज्यादा मांगता है, एंड
घर पे लेट आना, लाइक खाना ना खाना, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं। ट्यूशंस पे पहुंचते नहीं है, ट्यूशंस रखी होती है। एक्चुअली मेन क्या होता है मैम, जो जो ज्यादा एडिक्शन में होते हैं वो अपना आफ्टर स्कूल टाइम, जैसे ट्यूशंस जाते हैं आजकल बच्चे ज्यादातर, उस दौरान निकल जाते हैं हम ड्रग्स लेने। आजकल किसी के पेरेंट्स इतना पूछते नहीं है, पता नहीं करते हैं, सब बिजी हैं, दैट्स व्हाई बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये तो खैर सोसाइटी की हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अजय, आपको अपने एडिक्शन से और पेडलिंग से, दोनों चीजों से निकलने में आपको कितनी प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम एडिक्शन से निकलने में काफी आई प्रॉब्लम तो। पेडलिंग की वजह से एडिक्शन में से निकलने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब मैं एडिक्शन से निकल गया, जब मैं पहले पेडलिंग से निकला, उसके बाद एडिक्शन में कुछ टाइम के लिए मैं रहा। मैं एडिक्शन की वजह से ही पेडलिंग में आया था जी। और मैंने, जैसा कि आपको मैडम एक बात बताई है कि एक पेडलर को एडिक्ट नहीं छोड़ता। समझ गए आप मेरी बात, समझ पा रहे हैं? जी जी। अगर कोई पेडलर है तो उसको एडिक्ट नहीं छोड़ता। एक एडिक्ट एक पेडलर को इजीली छोड़ सकता है। अगर एक एडिक्ट अपनी एडिक्शन से बाहर आ गया तो वो पेडलर को छोड़ देता है, जी। लेकिन एक पेडलर को एडिक्ट नहीं छोड़ता। हम अगले अगले जो कंटिन्यू करेंगे उसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे अभी हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर हम उसके सॉल्यूशंस पर भी बात करें कि एडिक्शन कितना लंबा। यश, आपका एडिक्शन कितना लंबा रहा? मेरा एडिक्शन अगर मैं 95 से काउंट करूं, ऑलमोस्ट 25 साल। 25 साल। पनकी का 17 साल। 25 नहीं, मेरा 19 से 20 साल मान लो आप, 20 इयर्स एक्टिव। पनकी, व्हाट इज द वर्स्ट दैट यू सॉ इन योर एडिक्शन? आपके एडिक्शन का सबसे बुरा दौर क्या था? अगर मैं अपने वो याद करूं वो दिन, तो सबसे लिए मेरे वो जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस गाड़ी से मैं उतर गया था, और वहाँ पे ना मेरे 6 दोस्तों की डेथ हो रही थी उस एक्सीडेंट में, और वो लोग वहाँ डेड पड़े हुए थे, और मेरा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मेरे को उनकी डेथ का कोई ये नहीं था, लेकिन मेरे को ये पता था कि उनकी जेब में कितना ड्रग्स पड़ा हुआ, और मेरे को कहाँ से और कैसे वो माल निकाल के वहाँ से भाग जाना है। तो ये इस लेवल तक गिर चुके थे कि 6 लाशें पड़ी हुई है सामने, डेड बॉडीज पड़ी हुई है, और हम उनकी जेब से जो है नशा चुरा रहे हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ बुरा दौर। और बाकी फैमिली को तो ऑब्वियसली हमने डिस्ट्रॉय किया था, और सबसे ज्यादा अपने आप को किया था। जो पर्सनल डिस्ट्रक्शन थी वो सबसे हाई थी जब हम यूजिंग की बात करते हैं, तो चाहे वो फिजिकली था, चाहे फाइनेंशियली था, चाहे स्पिरिचुअली था, चाहे इमोशनली था जी। तो नशे ने हर तरीके से हमको खत्म किया था। हिना, जैसे ये लोग अपना बता रहे हैं, आप भले ही चाहे अगर नाम ना लेना चाहे तो नाम ना लें, लेकिन बॉलीवुड में कुछ कुछ कहानियां सबके सामने आ जाती, कुछ नहीं आ पाती। क्या आप एडिक्शन के लोगों की किसी की बात आप शेयर करना चाहेंगी? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि क्या आपको वाकई लगता है कि अब जब एनसीबी की रेड्स पड़ रही हैं, तो मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि रिया तो बहुत स्मॉल फिश है, क्या वाकई बड़ी मछलियों तक ये पहुंच पाएंगे? या जैसा कि लगातार बात हो रही है, अजय हालांकि डिनाई कर रहे हैं कि सिस्टम के सपोर्ट के बिना ये सब नहीं चल सकता, तो कहीं ना कहीं सिस्टम बड़े बड़े फिल्मी सितारों को बचा लेगा? देखिए रिचा, एनसीबी ने जो उनके पास नाम आए हैं, हम सिर्फ ये सुन रहे हैं कि नाम आए हैं। ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। होगी नहीं होगी, इस बात को लेकर हम सब एनसीबी की और ही देख रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे या नहीं। लेकिन ये पूरा एक सिस्टम चलता है, ये सभी की बात से। भले ही अजय इनकार करे, लेकिन पंकी ने जो बोला, साथ में जो अजय ने बोला, उन्होंने बोला, यश ने, ये बात साफ है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक सर्कल है ये, और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता आता है। तो जहां तक आपने बात की कि किसी ड्रग एडिक्ट की, देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली कहूंगी रिचा कि मैंने बॉलीवुड में ऐसे मैं किसी से नहीं मिली हूं जिसको मिलकर मुझे लगा हो कि कोई ड्रग लेता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब तक आप पहचान नहीं पाते हैं, आपको सिम्टम्स जो है पता नहीं चलते कि सामने वाला ड्रग ले रहा है या नहीं लेता है। तो ये जो है, जब हम पत्रकारों के साथ मिलते हैं तो एक दायरा होता है सबका अपना, और उसी दायरे में रह के हम सभी मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये पता कहना तो नहीं चलता है ना, सबके बारे में कुछ ना कुछ खबर आई जाती है।
देखिए बॉलीवुड, मैंने इसलिए पहले बोला कि मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टीज नहीं होती हैं, पार्टीज होती हैं और ये हर जगह होती हैं, सिर्फ हम बॉलीवुड को टारगेट क्यों करें। पार्टी इस तरह की हर जगह होती हैं और यहाँ पे भी होती ही होंगी, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सब करते हैं यहाँ पे ये सवाल है कि सब तो नहीं करते हैं ना। पार्टीज तो होती होंगी और उसमें ड्रग होता होगा, ये तो खुद इंडस्ट्री के लोगों ने आगे आके कहा है कि टेबल पर रखा रहता है। कंगना ने आगे आके कहा है कि वहां पर जो है आपको, पहले जब आप इतने बड़े स्टार नहीं होते तो ऐसी पार्टी में आपको कोई इनवाइट ही नहीं करता है। तो हमसे ज्यादा तो वो लोग जानते हैं जो इंडस्ट्री के हैं, तो वो लोग भी आके ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजों को लेकर र्यूमर्स भी रहते हैं। अब जैसा कि मैंने ही खुद हनी सिंह का भी नाम लिया, लेकिन उनके बारे में उन्होंने खुद आके कहा कि वो रिहेबिलिटेशन में नहीं थे, उनको जो है कुछ और प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका जो है नाम इसमें उछाला गया। लेकिन अगर मैं संजय दत्त की बात करूं तो उन्होंने खुद जब संजू फिल्म रिलीज हुई थी आने के बाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूंगा कि ये गलत चीज है, इसमें से निकलना चाहिए। तो बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो खुद इसमें जाके आने के बाद लोगों को ये भी कहते हैं कि आप ये सब चीजें मत कीजिए, और ये कहना कि नहीं होती, ये बात तो नहीं ही है। ये आप कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं होती, होती होंगी, और तभी जो है इंडस्ट्री में आज इतनी बिना आग के धुआं तो नहीं होता है तभी तो इतनी सारी बातें चल रही हैं ना। और बहुत सारे नाम आए हैं, खुद जो है आज जिसको पकड़ा है उसने खुद माना है वो सैम अंकल के नाम से बॉलीवुड में ड्रग्स देता था। तो बॉलीवुड में किसे देता था जिसको आज पकड़ा है, राहिल को अरेस्ट किया है एनसीबी ने। बाहर आएंगे वो नाम, आएंगे या नहीं आपको लगता है? मुझे लगता है कि आएंगे, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा जो है चीजों को आगे लेकर गए हैं, और अगर अभी इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जो मैं डर की बात कह रही थी वो कभी नहीं बैठेगा, जरूर होगी कार्रवाई। आप देखिए सैंडलवुड ड्रग केस में सबको पकड़ा गया है, बड़े बड़े नाम भी उसमें आए हैं, रागिनी द्विवेदी, संजना गलरानी, 2 कन्नड़ के जो एक्टर्स हैं बड़े, उनके नाम आए हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं होगा, और अगर इस बार नहीं हुआ तो सिस्टम पे से तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और इस बार करना बहुत जरूरी है, तभी वो डर बैठेगा। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। पहली बार तो मुझे लग रहा है कि हम लोग तो खैर अपने शो में जिंदगी लाइव में कब से ड्रग एडिक्शन और ये सब मुद्दे उठाते थे, बट मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुझे लग रहा है कि पहली बार थोड़ी बहुत बात, पहले राहुल महाजन के टाइम या कोई जब केसेस आते हैं तो थोड़े दिन बात हो जाती है, 15-20 दिन, महीना भर, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना लंबा वक्त, और एनसीबी और इतनी सब एजेंसीज ने। पनकी और अजय, अब मैं यहाँ आप दोनों को एक थोड़ा सा इसमें शामिल करना चाहूंगी। पनकी, अजय बार बार डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। दो बातें कि एक तो ऐसा नहीं है कि पुलिस या सिस्टम के सपोर्ट से ऐसा होता है, और दूसरी चीज कि जिस बच्चे को लेना होता है वहां पहुंच जाता है। लेकिन अभी अब आप लोग कह रहे हो, यहाँ मैं कमेंट्स में भी देख रही हूँ कि कई लोगों का लिखा आ रहा है कि लॉकडाउन में ड्रग्स की खपत ही, तो अजय ने भी बोला कि बढ़ गई। तो कैसे पहुंचे ड्रग्स उन बच्चों तक या एडिक्ट्स तक जब लॉकडाउन है, सब तरफ सब कुछ बंद है? तो कोई तो होगा जो उनका साथ दे रहा होगा ना। मैम लॉकडाउन की जब तक बात करेंगे तो वी वर रेगुलरली, हम बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स के साथ थे इन टच और बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी जो यूजिंग में थे, एंड ड्रग्स की सप्लाई काफ़ी कम हो गई थी उन दिनों में हिमाचल में तो जी। और मैं मैम लॉकडाउन के बारे में आपको बताऊं तो पीपल, जो लोग थे, जो फैमिलीज थी, जो कुल्लू में स्पेशली छोटे एरियाज में, यहाँ पे शुरू के 1 महीने तो लोग इतने खुश थे क्योंकि इतने लोग क्लीन हो गए थे इस नशे से। जो चिट्टे का जो नशा है, चिट्टे का जो नशा है, उससे इतने एडिक्ट्स बाहर निकले, और लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए बहुत देर तक, क्योंकि लॉकडाउन में फिर से वापस ड्रग्स जो है वो वापस कुल्लू पहुंच गए। तो शुरू के वो लॉकडाउन का शुरू का 1 महीना तो काफी डर वाला था, लोग तकलीफ में रहे, लेकिन फिर होते हैं ना ड्रग एडिक्ट्स और पेडलर्स जो होते हैं, ये बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्शंस थे और बोलने के लिए मैम। लेकिन यहाँ पे तो ड्रग्स एम्बुलेंस के थ्रू भी पहुंचे जी कुल्लू में, एम्बुलेंस के थ्रू। एम्बुलेंस। अजय देखिए, आप कह रहे हैं कि नहीं, लेने वाले को जहाँ होता है वो वहां पहुंच जाता है, यहाँ तो ड्रग्स पहुंच रहे हैं लोगों तक। तो काफी अलग अलग तरीके अपनाए गए मैम लोगों से, लेकिन थैंकफुली जो कुल्लू का एसपी जो है मैम, अभी प्रेजेंट एसपी, वो बहुत ही तेज है, और उसने ना ड्रग माफिया को अपनी नीज पे लेके आ गया हुआ है, जो कुल्लू के भी करंट। तो मतलब जहाँ विल हो, जहाँ अगर पुलिस में विल हो, सिस्टम में विल हो, तो वो कर सकते हैं ना इसका। यश, आपका किसी पेडलर से सामना हुआ है, पाला पड़ा है?
नहीं, मेरा किसी पेडलर से तो सामना नहीं हुआ, लेकिन अभी जैसे अजय जी बोल रहे थे उसी में मुझे वही जैसे लग रहा था ना, आप पूछ रहे हो कि कैसे बच्चों को पता चलता है, तो पीयर प्रेशर, जैसे अब मैं उस टाइम पीयर थी, उस टाइम वहां पे ड्रग्स अवेलेबल नहीं थी, अगर वो ड्रग्स अवेलेबल होती तो शायद मैं भी उन ड्रग्स में पड़ जाता। पीयर प्रेशर भी होता है, या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कि भाई अगर आपका दोस्त अगर कुछ ले रहा है तो वो आपसे शेयर करेगा, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज आई है। उसके पहले आपने मुझसे पूछा कि नोएडा में मैं पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, और मुझे ये नहीं पता था कि नोएडा के सेक्टर 37 में, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, मेन मार्केट है, वहां पे LSD, लिसर्जिक एसिड डाइथलमाइड मिलता है, नशे, जो नशा है। मेरे साथ रिहैब में, यस, सेक्टर 37 में मेरे साथ 2014 में एक लड़का था रिहैब में, उसने मुझे बताया, क्योंकि वो भी नोएडा में रहता था, मुझे नहीं पता था। और वहां पे यंग लड़के लड़कियां आते हैं, सब बहुत पॉपुलर एरिया है वो, कॉफी शॉप्स हैं, खाने का काफी सामान मिलता है सेक्टर 37। तो मैं यही कहूंगा कि एक पेयर प्रेशर जो होता है, कि अगर मैं 16 साल का हूं और मेरा जो सबसे खास दोस्त है वो मुझसे ये बोल रहा है कि यार ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैं शायद उसको मना नहीं करूंगा, उस पर भरोसा करके उस पे फेथ करके मैं कर लूंगा नशा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ग्रोइंग एज में आपको अवेयर बनाना है, जागरूक कीजिए, इस बारे में बात कीजिए, टैबू नहीं है, इट इज नॉट अ टैबू। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, आपको इन सब चीजों पे बात करनी पड़ेगी। लड़के लड़कियां जो यंग हैं, टीनेज में है, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है आपके लिए। कभी कोई फ्रेंड आपको प्रेशराइज करे, आपको बोले कि आप ये ले लो, तो मत लेना। आप वो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अपने अपने बच्चों में, क्योंकि उनको शायद सही गलत का उस वक्त नहीं पता होता है, जब वो फंस जाते हैं उसमें, तब फिर वो भी परेशान होते हैं, और आप एज अ फैमिली जब आपको पता चलता है तो आप भी परेशान होते हैं। क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है, अब सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री, इनके बारे में मैंने सुना है कि इनकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और शालिनी के साथ कोइंसिडेंस है कि मैंने पहले इनका इंटरव्यू किसी और सिलसिले में किया था, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि जब से शालिनी ने वो पूरा एरिया संभाला है, इन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है। सो हिना, फिलहाल मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस चैट। और जैसा आप उम्मीद कर रही हैं, मैं भी उम्मीद यही कर रही हूँ कि इस बार अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के बॉलीवुड की सफाई शुरू की है, तो सिर्फ छोटी मछलियों तक वो सफाई सीमित ना रह जाए। वो सफाई में जहां भी जो भी जड़े हैं, वो चाहे पेडलर्स हो, माफिया हो, रैकेट हो, जहां से चल रहा हो, वहां तक अगर नहीं पहुंचे, सो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। थैंक यू सो मच हिना कुमावत फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स रिचा। पंकी और यश हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन। तो जैसे यश और पंकी एडिक्शन में घुसे, वो एक प्रॉब्लम थी, और ये बता रहे हैं कि इजीली अवेलेबल रहा, कभी किसी ने रोका नहीं, बहुत सारी चीजें, तो सोल्यूशन का भी ये हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये उस एडिक्शन से बाहर निकल कर आए हैं। और शालिनी अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस वक्त एसपी मंडी है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं दुष्यंत आहूजा का भी जुड़ने का वेट कर रही हूँ, वो एक रिहैब सेंटर चलाते हैं, मेरे ख्याल से देहरादून में शायद। शालिनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब तक शालिनी का नेटवर्क ठीक होता है, यश और पंकी, आपसे मेरा सवाल है। यश पहले, जो लोग खुद अपने एडिक्शन से, नशे के जाल से निकलना चाहते हैं, या जो परिवार चाहता है कि उनका जो अपना है वो निकले इससे, सबसे बड़ी सलाह आज आप उसको क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी सलाह वही, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा है या किसी भी एज का इंसान है, अगर उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, मुझे इस नशे की दलदल से निकलना है, नशा चाहे शराब का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, तो हम देखिए, मैं जितने भी काउंसलर्स हैं मेरे, मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप नशे से दूर होना चाहते हो, तो आपको एक्सेप्टेंस लाना है अपने अंदर कि हाँ भैया, ये एक प्रॉब्लम है और मुझे इससे बाहर निकलना है। फैमिलीज को मैं ये बोलता हूं कि देखिए, फैमिलीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रोल एक हेल्प का। फैमिलीज कितनी मैंने देखी हैं, कितनी फैमिलीज में डाइवोर्स हो जाता है अगर हस्बैंड वाइफ है, या डिसोन कर देते हैं बच्चे को क्योंकि वो नशे की दलदल में है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी फैमिली का वो जो भी बच्चा है, इंसान है, उसको सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करना है, ताकि वो नशे से बाहर आ सके। नशा एक बीमारी है, इट इज अ डिजीज।
अल्कोहलिज्म को जैसे हम कहते हैं, इट इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड प्रोग्रेसिव डिसीज, बढ़ती हुई बीमारी है। मुझे एक बीमारी है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा नहीं, सड़क पे नहीं छोड़ दिया मरने के लिए। अगर मेरी फैमिली छोड़ देती तो मैं मर गया होता, एब्सोल्युटली। लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा इलाज कराया, सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे ताकि मैं नशे से बाहर आ जाऊं। तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नशे की लत है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, पहली जंग आप वहीं जीत गए, पहला कदम वहां आपने पार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अपने उसको अवेयर होके पहचाना। शालिनी अग्निहोत्री एसपी मंडी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुझे लग रहा है शालिनी अब आपको हमारी आवाज आ रही है। तब तक मैं दुष्यंत का परिचय करा दूं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं साई कृपा फाउंडेशन, मेरे ख्याल से एम आई करेक्ट दुष्यंत? साई कृपा फाउंडेशन करके देहरादून रिहैब चलाते हैं। बट दुष्यंत क्या हल्द्वानी में, लेकिन क्या आप इससे पहले खुद एक एडिक्ट रहे हो? बिल्कुल, आप एडिक्ट रहे हैं, उसके बाद अब आप एक रिहैब चला रहे हैं। ट्रीटमेंट जब आप करते हैं दुष्यंत, एक इशू हुआ था बीच में, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके पूरा ब्लैंकेट एक एक वो कर दिया था, सारे रिहैब्स बंद कर दिए गए थे कि रिहैब्स में क्योंकि ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स नहीं होते, काउंसलर्स नहीं होते, तो कई बार एडिक्ट्स के साथ मारपीट की जाती है, कई बार किसी की जान जा सकती है। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ एडिक्शन छुड़ाने का। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि सही तरह से रिहैब कौन से होते हैं। अगर कोई एडिक्ट है और किसी अच्छे रिहैब उसकी फैमिली ढूंढ रही है, तो क्या क्या चीजें जो देखनी चाहिए? बिकॉज नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस कि भाई मुझे पता है मैं एडिक्ट हूं, मुझे इलाज कराना है, मैं किस रिहैब में जाऊं? अपना छोटा सा इसमें एक्सपीरियंस देना चाहूंगा। मैं भी एक ऐसे ही ट्रीटमेंट सेंटर में गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, ड्रग्स के बारे में समाज में इतनी जागरूकता नहीं थी। इवन मेरे घर वालों को यही नहीं पता था कि मैं एडिक्शन में हूँ किसी चीज के ना। तो उन्होंने मेरे लिए क्या करा कि मेरे मदर फादर एक्सपायर हुए थे, कम एज में था मैं, तो मैं काफी वीक हो गया था। तो उनको लग रहा शायद डिप्रेशन में आ गया, ये खाना नहीं खा रहा, चिड़चिड़ापन और ये सब चीजें चल रही थी मेरे साथ में। तो मेरे को साइकेट्रिस्ट पे लेके गए। साइकेट्रिस्ट ने मुझे मेडिसिन दे दिया, उससे नींद आता था। और मुझे पता था कि मुझे साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस नशे की जो लत पड़ी हुई है, ये नहीं मिलेगा तो मेरे अंदर क्रेविंग होती है और बहुत बुरा हाल होता है मेरा ना। और कई बार ट्राई करा क्विट करने का मेडिसिन से, अपने आप कभी अपना ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिल रहा तो अपना मैंने टैबलेट्स ले ली, जो अवेलेबल हो जाती थी कुछ एक केमिस्ट पे इजीली, 10 वाला पत्ता 15 का 20 का मिल जाता था। भी था कि वो इशू उठाया हमने कि केमिस्ट से सप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है, मिल जाते हैं लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के। बीच में डर लगता था, कोई अच्छा केमिस्ट था तो पापा को मेरे अलाउड थी, उनका पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाता था मैं, नींद की टैबलेट। तो वो सब करता था और रुक नहीं पाता था उसके ऊपर ना मैं। और इसलिए फिर मेरा एक यूजिंग पार्टनर था जिसके साथ मैंने पहली बार यूज किया था इस सब्सटेंस को। तो वो किसी ट्रीटमेंट में था और उसके घर वालों ने मेरे घर वालों को बताया कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है, आपका जो भाई है वो ये नशा कर रहा है। और बड़ी हिम्मत करके लेके गए वो मुझे, और मुझे वहाँ एडमिट कराया। और वहाँ फैसिलिटीज नहीं थी, बट वहाँ पे एक चीज अच्छी थी कि वो एक मैसेज कैरी कर रहे थे कि बिना दवाई के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, नशे से दूर रह सकते हैं। क्योंकि जिनके यहाँ मैं ट्रीटमेंट लेने गया था वो ऑलमोस्ट उस टाइम पे 12-13 साल क्लीन थे, 11-12 साल क्लीन थे। और आज की डेट में वो 25-26 साल क्लीन है, मैं 15 साल क्लीन हूँ। तो एक वो वहाँ से अट्रैक्शन हुआ था। मेरे साथ कुछ अंडर ट्रीटमेंट ऐसे मेंबर्स आए थे जो कि एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, और वो मीटिंग्स होती है नारकोटिक एनोनिमस की, अगर आपने सुना हो इसके बारे में। जी तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि दुष्यंत, हाँ जी, तो उन्होंने यही कहा था कि दुष्यंत एक बार अपने आप को मौका दियो यार, जीवन बेहतर हो सकता है अगर वो ये एक्शन तुझे करना है, एफर्ट तुझे करना है। और काफी मेंबर्स आते थे वहाँ पे, अंदर आके अपना अनुभव शेयर करते थे, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते थे। और लगता था यार, मुझे उस टाइम ये लगता था कि मेरे साथ के काफी लोग पहले गए, मेरा जैसे उन्होंने बोला एक 6 मंथ का ट्रीटमेंट है, आपको इतना टाइम हमारे साथ रहना है। मुझे काफी बुरा लगा था उस टाइम पे, और मैं काफी अग्रेसिव हो गया था कि आप मुझे बंद कैसे कर सकते हो ना ऐसे। और देखता था मेरे साथ थे वो 3-3 महीने में, 2-2 महीने में जाते थे और फिर वापसी आते थे अंदर। तो मेरा पहला सवाल होता था क्या हुआ।
और एक ही बात कहते थे, भाई छोड़े रखना मुश्किल है, छोड़ना आसान है, अंदर रह के ताले में रह के। और वो चीजें थी, अट्रैक्ट करती थी। कुछ एक कमियां थी वहाँ, खाने का कुछ होता था, इशू होते थे, खाने की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती थी, फीसें कम होती थी, लाइट की दिक्कत होना, पानी की दिक्कत होना। बट मेरे को जो अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसे ही संस्था का मैसेज मिला, नारकोटिक एनोनिमस का, जो एक राइट पाथ है बचे रहने के लिए, जुड़ के चलने के लिए। तो वो मेरे साथ पॉजिटिव हुआ, मुझे वो मैसेज मिल गया। मारपीट होना, ये सब करना, बेसिकली ये होते हैं बहुत सारे, अभी भी रिहैब है, मतलब एन नंबर ऑफ रिहैब्स है। अगर मैं कहूँगा 100 रिहैब है, 100 में से 90 सिर्फ मारपीट पे चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, हम सुनने में आता है, और तो इसीलिए दिल्ली में लगता है सारे रिहैब्स बंद कर दिए गए थे। हाँ, तो मैं भी वैसे दिल्ली बेस्ड ही हूँ, ठीक है ना। तो हमारा वहाँ पे एक एडिक्ट आया था, वो यहीं से रिलेट करता था इस हल्द्वानी से, और उसने आके मैसेज दिया, उसको मैसेज मिला और उसने बोला कि भाई साहब वहाँ पर आओ, वहाँ पे ये मैसेज नहीं है हमारे यहाँ पे ना। वहाँ पे जो रिहैब चल रहे हैं दे आर टोटली मेडिसिन बेस्ड, और वहाँ पे ये वाला मैसेज नहीं है, लव केयर कंसर्न का या एक दिन के हिसाब से नशा नहीं करना। तो नारकोटिक एनोनिमस का मैसेज नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं है। तो उन्होंने मोटिवेट करा, आए, काफी एफर्ट करे, जो ऑलरेडी रनिंग रिहैब्स है उनमें जाके हमने विजिट करा। ओपिनियन एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, मैंने जाके पूछा एडमिट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। और मैंने नारकोटिक एनोनिमस का नाम ले लिया। आई वाज शॉक्ड कि दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द नेम, उनको पता नहीं था ये क्या है ना। और वो तो कह रहे कि 45 दिन का 60 दिन का कोर्स है, आपको दवाई खानी होगी, उसके बाद 2-3 साल आपकी दवाई चलेगी और आप नशा छोड़ दोगे। मेरे को भी सिर्फ लेना था कि हाँ भी चलो ये कर क्या रहे हैं ना, कि है क्या चीज ये। जी। मैंने नहीं बताया कि मैं आई एम एन एडिक्ट और मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ, आप गलत हो। ठीक है, उनके प्रोसीजर से माइट भी उनको रिजल्ट मिलते होंगे, बट मुझे भी अब 2.5 साल होने वाले हैं हल्द्वानी में, और मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे वहाँ के पेशेंट्स अब फैमिलीज हमारे पास भेज रही है बाय माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कि दिस इज द राइट वे टू गेट, हाँ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कि दिस इज दे आर डूइंग द राइट वे, मेडिसिन कोई इलाज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पागल हो गए, वो नशा भी कर रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, और वही अभी हम देख रहे हैं जो हाल में। मैं शालिनी को लेना चाहूंगी, दुष्यंत, 1 मिनट में शालिनी को एक बार चैट में इंक्लूड कर लूं। एसपी मंडी है शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी शालिनी हमारे साथ एक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक पेडलर जुड़े थे, जो कि हरियाणा पंजाब में उन्होंने ऑपरेट किया, अपनी पहचान वो नहीं बता रहे थे। मैं लगातार उनसे कह रही थी कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जहां पुलिस चाहती है कि ड्रग्स कंट्रोल हो जाए, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप हैं शालिनी, वहां कंट्रोल हो जाता है, वहां रैकेट को दबाया जाता है, वहां गिरफ्तारियां होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां चल रहा है बहुत, वहां हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट चाहे हो चाहे पुलिस हो, उसकी मिली भगत या उसके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मैं जब कुल्लू में भी एसपी थी और अभी यहाँ आई हूँ, तो पीपल हैव दिस वरी कि पुलिस को सब पता होता है लेकिन पुलिस उस पर एक्ट नहीं करती है टाइमली और डिफरेंट इस तरह की चीज। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से पूरे लोग हैं, उसी तरह पुलिस के पूरे सिस्टम में भी मतलब देयर आर इश्यूज, देयर आर पीपल हु काम कर रहे हैं। तो शालिनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने, क्योंकि आपके बारे में मैं लगातार फीडबैक ये मिल रहा है कि आपने एक्चुअली ड्रग्स को बहुत बहुत जो पूरा रैकेट है, और हिमाचल में तो सबसे ज्यादा हब इतना कहा जाता है, आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए कि आपको लगे कि, या लगा कि ये इससे रुक सकता है, या रुका ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार? जब मैं मतलब कुल्लू इज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे ड्रग्स का जो इशू है वो काफी इम्पोर्टेंट जो है मतलब पुलिस की वर्किंग में रहता है। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है कि पब्लिक से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो टीम थी उसमें काफ़ी सारे यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, जो वॉलंटरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते थे। कुछ बच्चे जो ड्रग्स इनिशियल स्टेजेस में थे, जैसे टोबैको अब्यूज और जो चरस का अब्यूज रहता है उस स्टेज पे थे। तो वो बच्चे जो हैं वो बार बार उनसे इंटरेक्शन पे और बार बार उनसे कम्युनिकेशन पे, तो कुछ बच्चे
तो इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग पूरी टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमारे ग्रुप के एक मेंबर अभी एक बात कर रहे थे कि वी नीड टू कम्युनिकेट ड्रग एडिक्ट जो हैं या जो भी इस फंस गए हैं, दे आर बेसिकली विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, या विक्टिम ऑफ अ डिजीज व्हिच इज नॉट सो नोन, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हमारे सोसाइटी में मेडिकली उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम, वी हैव टू इंश्योर कि उनको ऐसा लगे कि वी जेन्युइनली वांट टू हेल्प देम और वी आर ट्राइंग टू टेक देम आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो उनको जो फैमिली सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, लीगल जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे पुलिस जैसे, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है और एक कम्युनिकेशन लाइन हमेशा रहे। क्योंकि जो भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो देयर इज सम डिस्कॉर्ड, सम डिस्कनेक्शन, समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन देयर लाइफ, चाहे वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है या फ्रेंड सर्कल है या एक अच्छी कंपनी है या लाइफ के बारे में उनका मतलब एक बहुत ही पर्सपेक्टिव जो है वो नेगेटिव हो गया, उसको हमें तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट अ पुलिस प्रॉब्लम। आप इसको पुलिस प्रॉब्लम की तरह लीगल प्रॉब्लम अगर ट्रीट करेंगे तो कभी भी आपको 100% अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। तो हमें बहुत सारे और बहुत सारे लोगों को, उनके अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, वाइफ्स को, बच्चों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये एक डिजीज है एंड देयर इज ट्रीटमेंट फॉर इट। और इसमें एक पाथ है, अगर उसको हम फॉलो करें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो लॉजिकल है या मेडिकल है या आपका जैसे नार्कोटिक्स एनोनिमस है, अल्कोहल एनोनिमस है, देयर आर वेरी गुड ग्रुप्स जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर ईच अदर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसको सिर्फ प्रॉब्लम ना समझ के इट इज अ सोशल इशू, और पुलिस बहुत छोटा एक पार्ट है बिकॉज हमारा रोल जो है बहुत एक लिमिटेड है। बट अपने रोल को भी हम एक्सपैंड करें और लोग भी इसमें आए। एंड सबसे जरूरी शामिल हो। जो क्या क्या कहेंगे कि जो बेस है प्रॉब्लम का वो ये है कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें। अभी तक इशू तो ये है कि पीपल जस्ट डोंट आइडेंटिफाई कि उनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू बिलीव इट। वो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से करेंगे कि वही जो यश कह रहे थे कि सबसे पहला स्टेप है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सबसे पहले। मैंने सोचा तो था कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को पूरा 8 बजे तक करूंगी, लेकिन समहाउ आप सबके एंड से कुछ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और दिन हम फिर मिलेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आप चारों से चाहती हूँ कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी अपनी नजर से, शालिनी जी एज अ पुलिस ऑफिसर जब आपने कहीं रेड की होगी या आपने माफिया को, रैकेट को समझा होगा करीब से, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे जो आपको लगता है कि पेरेंट्स के साथ या फैमिलीज का शेयर होने चाहिए। इससे हम और किसी को एडिक्ट होने से बचा सकते हैं। यश और पनकी ने तो, और इनफैक्ट दुष्यंत ने भी, तीनों ने उसको देखा है और उस जाल से निकले हैं। अगर आप चारों लोग एक एक अपना कोई एडवाइस हर किसी को देना चाहें कि ताकि हर परिवार अपने जवान बच्चे को नशे के जाल में घुसने से तो बचा ही ले, अगर बच्चा घुस चुका है तो उसको बाहर निकाल ले। सो यश, वी विल स्टार्ट विथ यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यही बोलूंगा, चाहे पेरेंट्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, कि या वो खुद इंसान हो जो निकलना चाहता हो, अगर वो जागरूक है कि ये नशा जो है, इट इज नॉट अ टैबू टॉकिंग टू समबडी, आस्किंग फॉर हेल्प। किसी से मदद मांगना, किसी से बात करना, कोई आप गुनाह आपने नहीं किया है, आपको मदद मिल सकती है, आप ठीक हो सकते हैं। बात कीजिए, चाहे परिवार में बात कीजिए, और परिवार में भी लोगों को समझना पड़ेगा गंभीरता को इस चीज की कि भैया कुछ प्रॉब्लम है, ये कोई टैबू नहीं है, या कोई इसने अपराध नहीं किया मेरे बच्चे ने, एक इसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में फंस गया है, इसकी मदद करनी है उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। तो खुल के बात करना जरूरी है, टैबू नहीं है। घर पे बात कीजिए, किसी मित्र से बात कीजिए, जिससे बात कर सकते हो उससे कीजिए, मदद मांगिए। जैसे ए या एनए में भी बोलते हैं कि हेल्प का प्रोग्राम है, तो आपको मदद मांगनी पड़ेगी, मदद मिलेगी। आप अगर चाहते हैं निकलना, आप निकल सकते हैं, होप है, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि हिम्मत मत हारिए। हिम्मत बहुत जल्दी फैमिलीज हार जाती हैं, फैमिली बाहर बात नहीं करती। मैंने अपनी छोटी सिटी में भी देखा है, कहीं पे उनको लगता है रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। कितने लोग मर गए इस चक्कर में, जिनको मैं जानता था, जिनकी फैमिली से बाहर बात नहीं की कि हमारी बदनामी होगी। वो उस बच्चे को उसको बचा सकते थे अगर इस बारे में ना सोचते, कि बदनामी के बारे में ना सोचते कि हमारी बदनामी होगी, किसी से मदद मांगते। तो ये बदनामी की बात नहीं है, यहाँ आप मदद मांगिए, मदद मिलेगी। एक परेशानी है, एक बीमारी है, जिससे आपका जिसको आप जानते हैं, योर लव्ड वन, योर रिलेटिव, योर सन, कोई भी हो सकता है, वो निकल सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो हिम्मत मत हारिए।
हिम्मत मत हारिए और निकला जा सकता है इससे, और परिवार अपने जो एडिक्ट है उसका साथ ना छोड़ें। पनकी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं तो जो फैमिलीज है उनको तो यही बोलूँगा कि जैसे यश भाई ने बोला कि हिम्मत ना हारे, और जो एडिक्ट्स जो इसमें फंस चुके हैं, जो लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं, डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर। जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए, नारकोटिक्स अनोनिमस और एल्कोहलिक अनोनिमस का प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है, मीटिंग्स होती है, ऑनलाइन होती है। आज की डेट में आप जूम पे रोज़ मीटिंग कर सकते हो, और ये एक अच्छा जरिया है जिससे जो एडिक्ट्स जो इसमें फंसे हुए हैं वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। और जो फैमिलीज हैं इनके लिए भी मीटिंग्स अलग से होती है, एल लोन की मीटिंग्स होती है, वो हम आपको लिंक्स दे देंगे, आप शेयर करना अपनी इस पे स्टोरी पे। एल लोन में फैमिलीज भी अपनी फैमिली मीटिंग्स कर सकती है, जिसमें फैमिली को भी होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है। और जैसे यश भाई ने बोला, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। पनकी, रिहैब इज अ गुड ऑप्शन टू गो अगर कोई बंदा नहीं छोड़ रहा है ड्रग्स या अल्कोहल। रिहैब डेफिनेटली इज अ वेरी गुड। जैसे मेरा केस था, मेरे केस में रिहैब बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी एक्टिव एडिक्शन को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक्टिव एडिक्शन के लिए एक एडिक्ट जो है वो लॉक एंड की में ही चीज़ों को सीखता है, अनटिल अनलेस उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पीछे से एनए का सपोर्ट हो या फैमिली सपोर्ट हो। लेकिन हाँ, रिहैब्स को मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि एक्टिव एडिक्शन को तोड़ने के लिए रिहैब जरूरी है। चलिए दुष्यंत, आपकी तरफ से वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर एडिक्ट्स एंड फैमिलीज बोथ। एडिक्ट्स के लिए तो यही है कि अभी पंकी ने बहुत अच्छी बात बोली ना कि मुझे एक्टिव एडिक्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को जाना पड़ेगा ना रिहैबिलिटेशन के लिए। बट वही है कि जहाँ रिहैबिलिटेशन जा रहे हैं उसका थोड़ा वर्कआउट कर लें कि इनका क्या प्रोसीजर है, स्टाफ कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, और ये चीज का थोड़ा ध्यान करें। और जो मेरे को लगता है ना, ज्यादातर फैमिलीज पैसा देखती हैं कि ये कम ले रहे हैं इधर भर्ती करा दो, ये कम ले रहे हैं इधर भर्ती करा दो। तो वो चीजें ना देखें, कि वो देखें कि वैल्यू फॉर मनी क्या है ना। अगर कोई पैसा ले रहा है तो वो ऐसा कुछ दे रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छा स्टाफ रखेगा, उसको पेड करेगा, अच्छी एकोमोडेशन देगा, अच्छा फूड देगा, तो वो आपको चार्ज करेगा। ठीक है ना। और बाकी फैमिलीज के लिए यही है कि जो मेरा मानना है, हम घर में 3 भाई बहन थे, और मेरे जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो मेरी बचपन से थी ना। मैं आई वाज 16 जब मैंने पहली बार स्मोक करा था, 15 और 16। ठीक है ना। बाकी मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था ना, मेरे घर में प्याज भी नहीं आता था, और घर में ऐसा कोई था ही नहीं, नॉनवेज दूर वाली बात थी बहुत। तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम मेरे साथ बचपन में थी, जिसको मैं पकड़ा गया, मेरे को मारा, सुधारने की कोशिश की गई। बट वही है कि वो धीरे धीरे करके कैरी कर रहा था। और जब मुझे लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हुई ना, जब मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू हुई, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया, तो मैं अट्रैक्ट हुआ नशे की तरफ, अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए कि चल आज नशा कर लेते हैं, कल से सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कल कभी नहीं आया। ठीक है। और जब मैं इधर आया नारकोटिक एनोनिमस में, यहाँ पे मुझे एक ही चीज बताई गई कि मुझे आज नहीं करना, मैं कल करूंगा। तो वो कल कभी नहीं आया। तो ऑपोजिट कर दिया उन दोनों चीजों को बस। तो यही है फैमिली से कि आई थिंक क्योर के लिए वन डे एट अ टाइम। बिल्कुल, वन डे एट अ टाइम। नशा नहीं करेंगे, वो ऐसा कर करके शायद आप लोग। शालिनी, पुलिस एंगल से आप सब पेरेंट्स को, सब फैमिलीज को क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम सब लोग ड्रग्स के इस नशे जंजाल से दूर रह पाए? मैं जो कहना चाहूंगी आपके माध्यम से सभी को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आई थिंक बच्चे जो हैं वो एक फॉर्मेटिव एज में जब होते हैं तभी इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर आप स्टडी करेंगे तो प्रोबेबली 8th 9th का जब बच्चा 8th 9th क्लास में होता है, तब वो लाइफ को थोड़ा सा क्वेश्चन करने शुरू होता है, चीज़ों को क्वेश्चन करने शुरू होता है, और उसको अगर प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलते हैं या वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील करता है अपने सिस्टम में, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, तो वो कुछ और वे आउट ढूंढता है। और आज की एज में हम लोग इस पे बात नहीं करें तो ऐसी चीज नहीं है कि ये छुप जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी गर्दन रेत में डाल लें तो हमें दिखेगा नहीं। सभी बच्चों को, बड़ों को सब एक्सपोजर हो जाता है, वो छुपाने से कोई मतलब नहीं है।
तो घर में जी। इसको कम्युनिकेशन का पार्ट बनाया जाए और बहुत एक यंग एज से, जिसको हम यंग मानते हैं, फॉर्मेटिव एज जो है, उसमें हम इस पे एटलीस्ट डिस्कशन स्टार्ट करें कि दिस इज, ये बच्चा जो घर से बाहर जाएगा तो एक्सपोज होगा। अब उस एक्सपोजर को अपने आप को शील्ड करना है, बचाना है, और उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे रहेंगे, क्योंकि वो एज इस तरह की है कि हमें बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन करते हैं और हमें सही आंसर्स मिल नहीं पाते हैं सही जगह से। पेरेंट्स को तो ये कहा जा सकता है कि वो इस पे कंटिन्यूसली अपने बच्चों को मॉनिटर करें, उनसे कनेक्शन बनाएं और इस चीज को डिस्कशन का, अपनी फैमिली डिस्कशन का एक पार्ट बनाएं। और आसपास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक लाइफस्टाइल में उनको क्वेश्चन करना सिखा सकते हैं, क्या चीज उनके लिए अच्छी है, क्या चीज उनके लिए बुरी है। इस चीज को इग्नोर करना, अंडर द कार्पेट रखना कि हम बात नहीं करेंगे तो ऐसी बात करना गलत है, या ये गंदी बात है, या ये बात जो है सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एटीट्यूड प्रोबेबली अब हमें छोड़ने का टाइम आ चुका है। पर शालिनी, एक चीज मैं उस तरह से भी जानना चाही थी, जब आप नेटवर्क्स को बस्ट करते हैं तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी तो मिलती है कि ये पेडलर बच्चों को किस तरह से ट्रैप कर रहा था कि माँ बाप को खबर भी नहीं लग पा रही थी। एक तो उस तरह की चीज अगर आप कुछ हमें इनपुट शेयर कर सकें, आज हम सबके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा, उसके बाद आपके चलते चलते मैं चाहूंगी, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर आपने इतना अच्छा काम किया है ड्रग्स के खिलाफ, तो अपने फेलो पुलिस वालों को, चाहे वो किसी भी शहर राज्य में हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस तरह से इनको ल्योर किया जाता है। तो हम भी अगर अपना बचपन याद करेंगे तो हम बहुत क्यूरियस रहते हैं कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। जैसे कुछ बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी ये है कि आप एग्जाम में अगर अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हो, तो अगर आप ये चीज खाओगे तो आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी। इस तरह का ल्योरमेंट। कुछ जगह ऐसा है कि आप बहुत एकदम डरपोक टाइप के इंसान हो और आप डरते हो सबसे, यू हैव नो करेज, इस तरह से उसको मोटिवेट करेंगे कि ये तब हम आपको माने, जो जनरेशन में थोड़ा सा हेरोइक फीलिंग उसको लाने के लिए। तीसरा ये है कि जो कुछ बच्चे खुद एडिक्ट्स हैं और अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पेडल करना स्टार्ट करते हैं जस्ट टू अपना एडिक्शन जो है खाना, जैसे हमारे पेडलर ने बताया, अजय ने, उन्होंने इसी के लिए किया था। हाँ। तो ये फिर वो उनका फ्रेंड सर्कल है उसको एंगेज करेंगे, फिर वो फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बाहर जाएंगे, तो दे ग्लोरीफाई कि जब हम नशा करते हैं तो ग्लोरिफिकेशन एक इसमें आ जाती है कि मैं तो बहुत हीरो हूँ, या मेरी तो लाइफ मुझे तो ये है, मतलब इससे बहुत मजा आता है। तो दिस इज अबाउट पीयर प्रेशर। आप अगर कोई बच्चा 10 बच्चे हैं, उसमें से 8 लोग कुछ ना कुछ सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, तो 2 बच्चे जो हैं दे आर ऑलवेज, उनको आउटकास्ट टाइप फील करवाया जाता है कि आप लोग हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं हो, या उनको थोड़ा सा इंफीरियर दिखाया जाएगा कि तुम लोगों में तो गट्स नहीं है, या तुम लोग सही नहीं हो। या फिर किसी की फैमिली इशूज है, जो पेरेंटल इशूज भी हो सकते हैं, या कोई उसके साथ कोई और फैमिली में कोई और ट्रबल हो, तो उसको सेटल करने के लिए एक ऑप्शन को इस तरह से दी जाती है। तीसरा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझना है कि स्टेजेस क्या है। तो हम लोगों को लगता है कि सिगरेट बीड़ी पिया तो ओके है, बिकॉज वो तो चलता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेज में टोबैको अब्यूज की स्टेज पे हैं, तो आप धीरे धीरे डेफिनेटली चरस, फिर उसके बाद सिंथेटिक ड्रग्स, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बॉडी में एक किक आता है, जो लोग बोलते हैं कि किक आता है, एक डिफरेंट फीलिंग आती है, रिलैक्स फीलिंग आती है, जो भी, तो वो एक सब्सटेंस अब्यूज की लिमिट है। उस लिमिट के बाद आपको वो फीलिंग उस सब्सटेंस से नहीं आएगी, तो आप एक्सप्लोर करोगे कि मार्केट में और क्या सब्सटेंसेस है। तो बेसिक थिंग इज कि जो यंग फॉर्मेटिव एज है, उसमें हम थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने बच्चों को देखें। और एज पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है कि जो बच्चे स्कूल से बंक करके डिफरेंट जगह में मिलते हैं, पार्क्स में मिलते हैं, स्नूकर हॉल्स में मिलते हैं, सिनेमाज में मिलते हैं, उन पे हमें थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए कि वो पूरा, मतलब उनका जो ब्यौरा है वो अपने पेरेंट्स, और पेरेंट्स के भी आप पे ये है कि कुछ पेरेंट्स इसको थोड़ा सा पर्सनली ले जाते हैं कि हमारे बच्चे को पकड़ के लाए तो हमारी वही बात की, हमारी बेइज्जती होगी। बट आई थिंक उनको ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि उनकी जनरेशन और अब की जनरेशन में काफी फर्क है, और एक्सपोजर बहुत अलग लेवल का है, और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उनको एक तरह से गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, बिकॉज वो एक बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग नेक्सस बिजनेस, इसमें पैसा कमा रहे हैं लोग, तो वो उसके विक्टिम बन जाते हैं अनकॉन्शियसली। जैसे पॉकेट मनीज, तो पॉकेट मनी का जो कोई कैलकुलेशन, वो बहुत अलग हो चुका है। अभी पेरेंट्स को अकाउंट्स मांगने की जरूरत फील नहीं होती बच्चों को, और वहीं से छोटी छोटे पैसों से, कम अमाउंट से शुरू होता है एडिक्ट। तो पेरेंट्स को कॉन्शियसली बच्चों को बड़ा करने में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और कॉन्शियसली उनको ये आदत डालनी पड़ेगी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी। तो बच्चों में डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स ही बेस्ट पर्सन है, पेरेंट्स एंड टीचर्स।
में नहीं है तो यू शुड आस्क कि वो कहाँ है, एंड यू शुड डिसिप्लिन उसको जिस भी हिसाब से आप डिसिप्लिन करना चाहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको पनिश करें, बट डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। और ये है। और दूसरा, पुलिस वालों के लिए मैं सिर्फ सिंपली मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ, मैं यहाँ पे भी यही कहना चाहूंगी कि आज किसी और का बच्चा है, हम ध्यान नहीं देंगे, कल हमारा बच्चा होगा। और दिस इज ऐसा नहीं है कि एक गांव में 10 घर में ड्रग्स हैं तो सिर्फ 10 में ही रहेंगे, वो एक जनरेशन के बाद 20 में होंगे, अगली जनरेशन में 30 को होंगे, और पूरा गांव जो है वो एडिक्ट हो सकता है एक टाइम में। और ऐसे बहुत सारे किसी पुलिस वाले का बच्चा भी हो सकता है। जी, तो ये मैं कहना, यही मेरा मैसेज है कि आज मैं सभी को, ये मैसेज है पुलिस वालों में स्पेसिफिकली है कि अगर वो आज दूसरों के बच्चों को ये सोच के छोड़ रहे हैं कि ठीक है मेरा बच्चा नहीं है तो कल उनका होगा। और सोसाइटी के लिए भी यही मैसेज है कि हमें लगता है कि मेरा घर तो सेफ है, दूसरे का घर जल रहा है, तो वो आग जो है वो एक जनरेशन के बाद हमारे पास जरूर आएगी और हमारे लिए उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक सोशल लड़ाई है, इसमें हम सभी एक सोशल पार्टिसिपेशन से ही इसको बीट कर सकते हैं। और बाकी सब चीजें अगर हम ये छोटी सी चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व किया जाना, ये एक बीमारी है, इसको क्योर करने की जरूरत है, इसमें सपोर्ट की जरूरत है, तो आई थिंक इट इज वेरी इजी कि हम ये चीज पेडलिंग वाला बिजनेस जो है वो भी स्टॉप कर पाए और एक सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए हम बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया शालिनी, और इतना इम्पोर्टेंट आपने मैसेज दिया है। और हमारे सारे गेस्ट, पहले हमारे साथ हिना कुमावत जो बॉलीवुड के बारे में बात कर रही थी, और अजय जो कि खुद पेडलर रहे हैं, पनकी से शायद अभी कनेक्शन कट गया है, बट दुष्यंत, यश, शालिनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, मैं इस पर लगातार बात करती रहती हूँ, आगे भी चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें। और अगर हम कुछ जिंदगी, अभी मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर हम एक जिंदगी भी बचा पाते हैं, सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना सारा लंबा वक्त आप लोगों ने दिया हमें। एंड इस पीछे मैं आज मैसेज लगा के बैठी हुई हूँ, से नो टू ड्रग्स। तो यही मैसेज हम सब अपने आसपास, अपने जितने भी लोग हैं हमारे कांटेक्ट में, उनको, और ताकि हम लोगों को बचाने की कोशिश करें। और ये एक सोशली मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा उठा है, तो आई होप एक किसी कंक्लूजन तक हम लोग जा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।